हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। हम 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा आज, गांव का प्रशासन। ओके, इसके पहले जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 में हम पढ़ चुके हैं कि रूढ़िवादी धारणा, पूर्वाग्रह, असमानता, इस चीजों के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 और 3 में हम सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। ये भी एक सरकार का ही हिस्सा है। ठीक है, गांव का प्रशासन, कहीं का भी प्रशासन हो तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, सरकार का हिस्सा होता है। तो हम 6th क्लास की जो पूरी ही पॉलिटी है, इसमें हम गांव के प्रशासन के बारे में, यानी कि जो सरकार के 3 स्तर हैं, सबसे पहले स्तर के बारे में पढ़ेंगे। सरकार का सबसे पहला स्तर होता है स्थानीय सरकार, यानी कि जो पंचायती राज या फिर वार्ड कमिश्नर जैसे वार्ड वगैरह होते हैं शहरों में, वो होता है जो हमारी सरकार है उसका सबसे पहला स्तर। ठीक है, और इसीलिए भारत को ये बोलते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन आता भी है, आ भी चुका है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है या नहीं। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। क्यों है भारत में संघीय शासन व्यवस्था? क्योंकि भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता ही यही होती है कि 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकारें। तो हमारे भारत में 3 स्तर की सरकार है। सबसे नीचे है पंचायती राज या फिर हम स्थानीय शासन बोलते हैं, फिर राज्य सरकार, और सबसे ऊपर है केंद्र सरकार। जो पंचायती राज्य या फिर स्थानीय शासन बोलते हैं उसका क्या होता है? पंचायती राज्य का किसी एक मतलब एक जो पूरा पंचायत होता है, वो पंचायत कोई एक बड़ा गांव भी हो सकता है, ये जो 2-3 गांव का समूह भी हो सकता है, उसे पंचायत बनाया जाता है। ठीक है, तो उस पर जो शासन चलता है उसे पंचायती राज्य बोलते हैं। राज्य शासन, राज्य प्रशासन क्या होता है? राज्य प्रशासन क्या होता है कि जो हमारा स्टेट होता है, ठीक है, एक राज्य में जो शासन करते हैं, जो स्टेट है, वो होता है राज्य प्रशासन। और फिर केंद्र शासन क्या है? केंद्र सरकार क्या है? राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार का शासन पूरे भारत में चलता है। केंद्र सरकार हमारे जो भी नियम बनाएंगी वो पूरे सभी भारतीयों के लिए, मतलब वो नियम सारे भारतीयों पे लागू होता है। विदेशी मामलों की देखभाल करना, विदेश से हमारे देश की रक्षा करना, हमारे सीमा की रक्षा करना, सैनिकों के मामले में जो भी डिसीजन लेना हो, जैसे नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी के मामले में डिसीजन लेना हो, पैसों के बारे में जो भी डिसीजन लेना हो, कौन से पैसे बंद कर देने हैं, कौन सा नया नोट, मतलब जो भी इस तरह के डिसीजन लेना हो कि जिसका पूरे भारतवासियों पे जिसका इफेक्ट हो, वो केंद्र सरकार का काम होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कोई भी आपका एक सेंटेंस आ जाएगा कि जैसे ये सेंटेंस आ जाए कि भारत को रसिया से अच्छा संबंध बना के रखना है। ठीक है, भारत को रसिया से अच्छा संबंध बना के रखना है, ये डिसीजन कौन ले सकता है? ठीक है, तो ये डिसीजन कौन ले सकता है? ऑप्शन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार। फिर या चौथे में आ सकता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों। तो कौन ले सकता है डिसीजन? ये डिसीजन सिर्फ केंद्र सरकार ही ले सकती है हमारे में कि हमें दूसरे देशों से किस तरह का संबंध बना के रखना है। क्लियर है आपको तीनों के कार्य? और हम 6th क्लास में जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी सरकार के जो होते हैं काम, पंचायत में किस तरह से काम होते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले चैप्टर में। अब है गांव का प्रशासन, यानी कि गांव में प्रशासन किस तरीके से चलता है। पटवारी और बहुत सारे काम होते हैं जिससे क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ इससे एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये करना है, अच्छे से पढ़ना है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, मैं साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रही हूँ। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर मैं अपने चैनल पे जाऊं तो अपलोड कर दूं, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आंसर बताती जाऊं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूं। लेकिन मुझे पता है कि उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल सकती कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, बेनिफिट होगा लेकिन कम। लेकिन अगर हम थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते चलेंगे तो उससे जो बेनिफिट होगा वो आप एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप जो भी मेरे थ्योरी के वीडियोस हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। ज्योग्राफी तो मैं पहले ही कर चुकी थी, हिस्ट्री भी मेरा पूरा हो चुका है, हिस्ट्री भी सारे अपलोड हो चुके हैं। अब मैं पॉलिटी यानी कि सिविक्स स्टार्ट कर चुकी हूँ। 6th क्लास का सिविक्स भी 2 दिन में पूरा हो जाएगा हमारा आजकल में। तो प्लीज आप सारे जो थ्योरी है, थ्योरी की क्लासेस जरूर अटेंड करें, जरूर देखें थ्योरी। उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ सॉल्व करते जाएं, जो मैं आपको कराती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, गांव का प्रशासन। गांव में प्रशासन किस तरह से चलता है? इसमें गांव के झगड़े के बारे में बताया गया है कि मोहन एक किसान है, मोहन और रघु के बारे में यहाँ दिखाया गया है कि मोहन और रघु
ये स्टोरी है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं स्टोरी थोड़ा सा समझा रही हूँ कि गांव में किन किन चीजों पे झगड़ा होता है। ज्यादातर खेतों पे झगड़ा होता है। खेतों के जो मेड़ होते हैं, ये मेड़ देख रहे हो ना, ये खेतों के मेड़ होते हैं। दो लोगों के खेतों के बीच में ये मेड़ होता है, जिससे कि खेतों का बंटवारा दिखता है। कई लोग क्या करते हैं, अपनी मेड़ को काटते जाएंगे, इधर से काटते जाएंगे, तो उनके खेतों की जो साइज है वो तो बड़ा होता जाएगा ना। तो ये चीज होता है। तो इसी कारण मोहन और रघु में भी झगड़ा हुआ था। रघु जो था वो मतलब अमीर परिवार से था और मोहन गरीब परिवार से था, इसलिए मोहन को थोड़ा सा डर भी लग रहा था रघु से झगड़ा करने में। और रघु अपने खेतों के मेड़ को काटते हुए मोहन के खेतों में मेड़ बना दिया था और पूरी जमीन अपने मतलब कि ज्यादा जमीन अपने साइड कर लिया था। दोनों में झगड़ा हुआ, फिर मारपीट भी हो गई, और उल्टा जो रघु है वही चला गया पुलिस में। जाहिर है उसके पास पैसे होंगे तो उसने पुलिस वालों को कुछ पैसे भी दिए होंगे, या फिर पुलिस वालों को भी ये रहता है कि भाई ये तो हैं पैसे वाले हैं, तो इनको मतलब जो भी हो, मतलब कि थोड़े पैसे उसे पुलिस वालों को मिल गए होंगे, या पहले ही जाके कंप्लेन कराया होगा, गलत चीज बताया होगा कि भाई हमारे साथ उसने ऐसे झगड़ा किया है, ये वो कुछ भी। तो दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों के परिवार वाले पुलिस में पहुंच गए। मतलब लोगों ने पहले तो लोगों ने ये बोला कि हम पुलिस में जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो कुछ मतलब कुछ लोगों ने आके उन्हें राय दिया मोहन को। फिर मोहन पुलिस थाने गए थे। पुलिस थाने का क्षेत्र, ये तो एक स्टोरी है, इसलिए इसमें कुछ हमें जो थोड़ी सी थी स्टोरी मैंने आपको बता दी, ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पुलिस थाने का क्षेत्र क्या है। पुलिस थाने, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च के शहर के बड़े थाने चलें। ठीक है, तो मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा, हमारा गांव या फिर जो भी है, जो भी पुलिस थाना हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, हम वहीं पे अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। हम अपनी शिकायत वहीं पे दर्ज करा सकते हैं जो पुलिस थाना हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। मतलब जिस कार्य क्षेत्र के सॉरी हमारे जिस कार्य क्षेत्र में हमारा एरिया आता है, ओके, हम उसी पुलिस थाने में जाके अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी दूसरे पुलिस थाने में जाके हम अपने एरिया का मतलब किसी दूसरे एरिया की पुलिस थाने में जाके शिकायत दर्ज नहीं करा जा सकते। सबसे पहली बात तो ये है इसमें। देखिए, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ओके, क्लियर है आपका कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रखता है, और जो लोग होते हैं वो अपने इलाके में कुछ भी गलत चीज हो तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो अपने जो कार्य क्षेत्र के अंदर जो थाना आता है वहीं पे वो रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। यहाँ के यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है घटना की पूछताछ करें और जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों से में कार्रवाई करें। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दी गई है, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये तो ऐसे क्वेश्चन है, बच्चों के लिए है, इसको आपको करना नहीं है। जो हमारे पास के जो मतलब जिस कार्य क्षेत्र में हमारा एरिया आता है वहीं जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ओके, चलिए आगे है पुलिस थाने में होने वाले काम। पुलिस थाने में क्या होता है, लिखित हमें देना पड़ता है। वहां पे जो शिकायत होती है हमें लिखित रूप से देनी पड़ती है। अगर हम मौखिक शिकायत दे के आएंगे, अगर मौखिक हम शिकायत करके आएंगे कि उसने ये कर दिया, मारपीट किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती मौखिक शिकायत की, हमें लिखित देनी पड़ती है शिकायत। ठीक है, देखिए क्या है, उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। मोहन बाहर मतलब कि जब मोहन पुलिस थाने पहुंचा था तो पुलिस मामला पर मतलब उसे डांट वाट के भगा रही थी। उसके मामला मतलब कि जो लिखित शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी। तो फिर गांव के और भी लोग थे, वो भी अंदर चले गए। फिर उन्हें बताया। देखिए, पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने ही पीटा गया है, अगर वो उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गए। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। अभी मैं क्या बता रही थी आपको कि जो पुलिस थाने में शिकायत लिखकर देना होता है, तो पुलिस को पहले लगा होगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, जो भी लगा हो, उस कारण वो मामला दर्ज नहीं कर रहा था। लेकिन उसके साथ अगर 4-5 गवाह आ गए तो फिर उन्हें मामला दर्ज करना पड़ा, लिखित रूप से शिकायत लेनी पड़ी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, राजस्व विभाग का काम। ये तो चलो लिखित रूप से शिकायत लेनी पड़ी, उन्होंने पुलिस वाले ने बता दिया कि हम जाके जांच पड़ताल करेंगे कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, फिर जो भी हो मतलब कि अपने हिसाब से हम काम करेंगे। वो चीज तो हो गया। अब है राजस्व विभाग का काम। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता था कि ये लड़ाई थाने में जाने से पहले ही सॉल्व हो जाती? होता है, बिल्कुल गांव में होता है। देखिए, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु की खेत की मेरे के लिए जबरदस्ती, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते, मतलब पुलिस थाने ना जाते और शांतिपूर्वक मामला सुलझा लिए जाते। तो बिल्कुल होता है। देखिए, जमीन को नापना और उनका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। पटवारी का काम, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, कि पटवारी से वो रिकॉर्ड निकलवा सकते थे कि किसके पास कितनी जमीन है,
कौन सी पूरा रिकॉर्ड होता है, एक मैप बना होता है पटवारी के पास कि कौन सी जमीन किसकी है। ठीक है, तो पटवारी के पास जाके वो रिकॉर्ड निकलवा सकते थे और फिर अपने जमीन मतलब वो शांतिपूर्ण तरह से वो समझौता हो सकता था। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि मान लो किसी दो लोगों में जमीन के लिए लड़ाई हो गई और वो थाने जाते हैं, तो उनके पास दूसरा क्या ऑप्शन था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई को सुलझा सकते हैं। तो पटवारी, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, पटवारी है, क्योंकि पटवारी के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं तो वो रिकॉर्ड देखकर बता सकता था कि कौन सी जमीन किसकी है और कितनी जमीन किसकी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि पटवारी के कार्य क्या होते हैं। तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। ओके, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना कि कौन सी जमीन किसकी है, कहां से कहां तक है, ये सारे रिकॉर्ड पटवारी रखते हैं। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। कभी कभी एक बार ये क्वेश्चन भी आया है, कानूनगो किसे कहते हैं, तो कानूनगो किसे कहते हैं, पटवारी कहते हैं। या आपका कहीं ये भी जितने भी नाम है ना, कोई भी नाम दे सकता है, लेखपाल आ सकता है कि लेखपाल के क्या कार्य है, तो क्या है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। सारे नाम आप याद रखेंगे, पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानूनगो, इन सभी एक ही हैं, एक ही जो पोस्ट होती है, पोस्ट हम बोल सकते हैं, उसके अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे ये याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा कि पटवारी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, कौन कौन से हैं। अब है कि कई जगहों पर वह एक लंबे लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। जरीब क्या है, ये क्वेश्चन भी बेटा आ चुका है हमारा, कि जो पटवारी है आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर क्या होता है, वो एक लंबे लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं खेत नापने के लिए, इसे जरीब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, जरीब। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि जरीब क्या है। तो पटवारी जो खेत नापने के लिए लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, लंबे लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट है उसे बिल्कुल आपको लिख लेना है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जो आ चुके हैं उसके आने की भी संभावना ज्यादा होती है। ओके, अब आगे देखिए क्या है, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है। क्या क्या कार्य है पटवारी का, पहले तो जमीन नापना, रिकॉर्ड रखना। दूसरा पटवारी से रिलेटेड मैं पॉइंट वाइज आपको बता रही हूँ, पटवारी ऊपर लिखेंगे, जो नोट्स बनाने का तरीका है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से कार्य लिखेंगे। सबसे पहले पटवारी ऊपर लिख देंगे। पटवारी के कई नाम होते हैं, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कहीं कानूनगो भी कहा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, पटवारी का काम क्या होता है, जमीन नापना और जमीनों का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, गांव की जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का दूसरा कार्य है। दूसरा कार्य में अपने जो आप विशेषता पटवारी की लिखेंगे उसमें मैं दूसरी विशेषता बता रही हूँ। तीसरी विशेषता, जरीब किसे कहते हैं, ये भी पटवारी से रिलेटेड है। तो जमीन को नापने के लिए कहीं कहीं एक लंबे लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ही क्या बोलते हैं, जरीब बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। क्या करता है, भूमि कर इकट्ठा कौन करता है, पटवारी करता है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों की जानकारी देता है। सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी कौन देता है, पटवारी देता है। ओके, तो ये सारे आपको क्लियर कर लेने हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या है, क्या था ये टॉपिक हमारा, वही पटवारी वाला ही था कि राजस्व विभाग का काम। अब ये तो खेत का है कि कौन से खेत ऐसे ही वो रखते हैं, खसरा जिसे हम बोलते हैं गांव के, वो मतलब खसरा बोला जाता है कि कौन सा जमीन किसका है, इस तरीके से वो रखते हैं, कहाँ पे कौन सी फसल उगी है, ये चीजें भी रिकॉर्ड में वो रखते हैं। यहाँ पे ये चिन्ह याद रखिएगा, देखिए इसे सीमा कभी भी आ सकता है कि ये जो मतलब कि पैमाना ही होता है ना, ये पैमाने में जो मैं ज्योग्राफी में ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, और ये पैमाने का जो ये चिन्ह होता है ये भी पढ़ा चुकी हूँ। इसे सीमा कहते हैं। कुआं, पक्की सड़क, चारागाह, कच्ची सड़क, पेड़, ये ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास में ये सारा कुछ था, और भी बहुत सारी चीजें थी, वो सारे हम पढ़ चुके हैं। पैमाना क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, और पैमाने में जो इन चीजों की चिन्हों का उपयोग किया जाता है ये क्या है। ठीक है, रूढ़ चिन्ह इन्हें बोलते हैं। रूढ़ चिन्ह यानी कि पूरे भारत में इन चिन्हों को मान्यता प्राप्त है। अगर यहाँ पे इसे हम कुआं बोल रहे हैं तो भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, ये चिन्ह अगर बनाएंगे तो उसका मतलब कुआं ही होगा। ओके, चलिए अब क्या आगे हम देखते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। ये सब तो हमें पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ, फिर भी हम अंडरलाइन करेंगे, फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि हमें पता है फिर भी। ओके, कि भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं।
बहुत अच्छे से पता है हमें कि भारत के सभी राज्य क्या होते हैं, जिलों में बटे होते हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। अब जमीन की व्यवस्था के लिए, जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था क्या होते हैं, जिलों को भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका। ठीक है, जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, तहसील और तालुका। ये भी आ सकता है आपको कि तहसील और तालुका क्या है, तालुका क्या है। तो जिले के उपखंड को तहसील और तालुका कहा गया है। तो जिलों को उपखंडों में क्यों बांटा गया है, तो जमीन की जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को उपखंडों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, जमीन से जुड़े मामलों की सही तरीके से व्यवस्था हो सके, सही तरीके से उसका रिकॉर्ड रखा जा सके, इसलिए क्या हुआ ना, उन्हें जिलों में उपखंडों में बांटा गया। और उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, तहसील, तालुका, इस तरह के नाम है। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। तहसील बोला गया तो तहसीलदार हो गया उपखंड के में जो होता है। तो सबसे ऊपर जो जिले में होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, जिला अधिकारी, और उसके नीचे कौन होता है, तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, कौन है, जिला अधिकारी और तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व सही इकट्ठा होता रहे। ठीक है, तो यह आ सकता है कि जिला अधिकारी और तहसीलदार का काम क्या है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार सीटेट में कि तहसीलदार का क्या काम होता है। तो तहसीलदार का काम क्या होता है, पटवारी के काम का निरीक्षण करना। ठीक है, पटवारी के काम का निरीक्षण करना और ये सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। क्लियर है। अब याद करिए कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना कभी कि हमने पटवारी भी पढ़े हैं, हमने तहसीलदार भी पढ़ा है, तो किसका क्या काम है। तो याद रखिएगा हमेशा पटवारी का काम होता है जमीन का रिकॉर्ड रखना। ओके, और तहसीलदार या जिला अधिकारी का काम होता है क्या, कि पटवारी के कामों का निरीक्षण करना कि पटवारी अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं। ऊपर में पटवारी के कार्य आपको पॉइंट वाइज बता चुकी हूँ, आपको पॉइंट वाइज वो जरूर नोट कर लेना है। अब देखिए, विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। और ये जो जिला अधिकारी या फिर तहसीलदार है वो क्या करते हैं, विद्यार्थियों को यानी कि स्टूडेंट को जाति प्रमाण पत्र भी वही जारी करते हैं, तहसीलदार या फिर जिला अधिकारी। क्लियर है आपको। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर हमें जाति प्रमाण पत्र लेना हो तो हम कहाँ जाएंगे, हम जिला अधिकारी या फिर तहसीलदार के पास जाएंगे। ओके, अब देखिए ये हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में दिया गया है। इस धारा के बारे में शायद पता होगा बहुत सारे बहनों को, भाइयों को। ठीक है, सब पता होगा बहुत सारे लोगों को इस अधिनियम के बारे में। हिंदू अधिनियम धारा 2005, हिंदू अधिनियम धारा 2005 से पहले क्या कानून था कि जो भी संपत्ति होती है, यानी कि पिता की संपत्ति पे सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता है, बेटों का अधिकार होता है, उनकी माँ का या बेटियों का अधिकार नहीं होता था। मतलब पिता की संपत्ति पे सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता था, बेटों का अधिकार होता था 2005 से पहले। हिंदू अधिनियम धारा 2005 से पहले माँ और बेटियों का अधिकार नहीं होता था। माँ को कुछ नहीं दिया जाता था, ये बोला जाता था कि बेटों को दे दिया गया, ये माँ की देखभाल करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 बनाया गया था, कानून जो बनाया गया था, इस कानून में क्या बोला गया है, नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटी और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया। क्या है हिंदू अधिनियम धारा 2005 में कि हिंदू परिवार, हिंदुओं के लिए है ये, हिंदू परिवार में बेटों बेटियों और उनकी माँ, यानी कि तीनों को, बेटे जो भी पिता की संपत्ति है, पिता के बाद किनकी में बटेगा, बेटा बेटी और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। और ये कानून कहाँ लागू हुआ है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये कानून लागू होगा। ठीक है, तो ये क्लियर रखना है कि आपको क्या होता था माँ के साथ, मतलब कि कभी जो वृद्धाश्रम, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं कि इस तरह से गलत किया जाता था, इसलिए कि बेटे संपत्ति लेके माँ को भगा देते थे। कई बार होता है, बहुत जगह ये होता है। लेकिन अब क्या है कि अगर पिता के बाद बेटियां चाहे तो बेटियां भी संपत्ति में अपना हक ले सकती हैं, और माँ का तो होता ही है। तो यही है, याद रखिएगा कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 में ये कानून है कि हिंदू परिवारों में बेटों बेटी और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। और साथ के साथ आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। ओके, तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 में क्या, मतलब के बारे में क्या गलत है। तो क्या गलत है, कुछ भी आ सकता है। ये आ सकता है कि
पहला तो ये हो जाएगा कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 में हिंदू परिवारों में बेटों, बेटी और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपका ये आ सकता है कि यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, ठीक है। थर्ड आपका ये आ सकता है कि इस कानून में बेटियों और मां को, मतलब इस कानून से बेटियों और मां को सुरक्षा प्रदान हुआ है, बिल्कुल सही है। थर्ड, फोर्थ में आपका ये आ सकता है मतलब कि इस तरह से कुछ भी आ सकता है कि ये कानून सिर्फ राज्यों में ही लागू है, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं है। तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, होते हैं ना, हमें लगता है हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश में लागू ना हो, सिर्फ राज्य में लागू हो, लेकिन नहीं, ये जो कानून है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। क्लियर है? अब हमारा चैप्टर ये हो चुका है, इसमें जितना था उतना मैं बता चुकी हूँ, ज्यादा हमें नहीं। जो भी पटवारी के कार्य, लेखपाल के कार्य हैं, और फिर ये जो हमारे क्या थे उत्तर, तहसीलदार और जिला अधिकारी, इनके कार्य, फिर हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये सब हमें देखना था, अच्छे से समझना था क्या होता है, पुलिस थाने का कार्य क्या होता है, अगर हमारे एरिया में कुछ गलत हो तो हम किस पुलिस थाने में जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हमें इस चैप्टर में देखना था। छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, याद रखिएगा। सीटेट का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है सीटेट के लिए, या फिर किसी भी जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए, कोई भी चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हमारा ये चैप्टर हो गया। और अभी तक जिसे समझ में ना आए, ओके, सबसे पहले तो ये है कि जिसे कुछ भी समझ में ना आया हो, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि ये समझ में ना आया हो, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए हैं बंदे, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट भी कर दें एक बार कि आपका वीडियो में अच्छा लगा, हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ के कमेंट, कि कोई मेरे लिए कमेंट कर रहा है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।